जय हिंद साथियों आज से हम दिसंबर 2023 का जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आज से हम PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम स्टार्ट कर दिए हैं। और आज जो आप लोग को हम बताने वाले हैं ये आप देख सकते हैं कि ये CDP का है और ये कितना ईस्वी का है। ये 2023 में जो आप लोग को अगस्त वाला एग्ज़ाम हुआ था ना, जो आप लोग को पूछा गया था, उसी क्वेश्चन का हम ऑफिशियल आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में टोटल हम CDP का जितना भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये CDP का है और ये पेपर 1 का है। इसमें कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन है, तो 30 का 30 ऑफिशियल आंसर की के अनुसार एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग के लिए जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होगा सभी का सोल्यूशन इस चैनल पे आप लोग को बताया जाता है। और तैयारी भी दिसंबर सीटेट के लिए स्टार्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम पहला क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए अब बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि ले वाइगोस्की के अनुसार डैश डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए जब भी आप लोग को क्वेश्चन में वाइगोस्की लगा रहे, ले वाइगोस्की या वाइगोस्की लगा रहे, तब भी आप लोग को 3 चीज़ याद आना चाहिए। क्या? SCL मतलब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ये 3 गो चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन 1 में है मानवीकृत, ये तो नहीं होगा। और उसके बाद 2 में क्या है, मूर्त पुरस्कार, ये भी नहीं होगा। और 3 में क्या, सहकर्मी सहयोग, ये पॉजिटिव टेक वर्ड है, देख सकते हैं। और चौथा में क्या, सामाजिक अलगाव। देखिए दोस्तों यहाँ पे अलगाव अगर नहीं लगा रहेगा ना तब यही आप लोग को आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे अलगाव लगाओ यानी समाज में अलगाव यानी भ्रम पैदा करेंगे तो बच्चों में योग्यता कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए ये आप लोग का गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सहकर्मी सहयोग, ये पॉजिटिव टेक वर्ड है, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो एक का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन है कि 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच में क्या विशेषताएं बताती है। देखिए क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि 4 वर्ष की अर्पणा कहती है, क्या कहती है कि एक बटन जिंदा है, यानी बटन तो जिंदा नहीं हो सकता है। आप लोग जो शर्ट में इतना बड़ा जो बटन लगाते हैं, क्या वह बटन जिंदा है? वो जिंदा तो नहीं है। तो क्योंकि वह शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करती है, यानी शर्ट में आप लोग बटन जो लगाते हैं वह क्या करते हैं, शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करते हैं। तो ये जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच में क्या विशेषता को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए में देखिए परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी में है प्रयोगात्मक तर्क, और ऑप्शन सी देख सकते हैं जीववादी चिंतन। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जीव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मतलब क्या कि क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करती है और बटन क्या जिंदा है, तो जिंदा कौन हो सकता है, जीव ही हो सकता है। तो जीववादी का चर्चा कर रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया ले वाइगोस्की, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि ले वाइगोस्की के अनुसार आंतरिक वाक्य यानी प्राइवेट जो स्पीच होता है वह क्या दर्शाता है। ऑप्शन पढ़िए कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, क्या सोच को नियंत्रित करने का तरीका है, या बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, और चौथा में क्या है, विकासात्मक देरी का संकेत है। देखिए संज्ञानात्मक का चर्चा कौन करता है, संज्ञानात्मक का चर्चा करता है जीन पियाजे, तो ये तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि आंतरिक वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच कौन दिया था, तो वाइगोस्की ने दिया था। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, बच्चा का खुद का सोच होना चाहिए। देखिए अधिक से अधिक आप लोग को जब भी पेडागोजी वाला क्वेश्चन आए तो अधिक से अधिक आप लोग को क्या करना है कि बच्चा को अगर गलती भी हो जाए ना तो उसको सही मानना चाहिए उसके अनुसार। इसलिए यहाँ देखिए बच्चों के लिए अपनी सोच यानी बच्चा का सोच को बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का हार्वर्ड गार्डनर से। चौथा क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार
एक दर्शन शास्त्री के पास डैश डैश प्रकार की बुद्धि है और वह मूर्तिकार के पास है और डैश डैश प्रकार की बुद्धि है जो मात्रा अधिक होती है। तो क्या आंसर होगा, देखिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार पूछा गया है। दर्शन शास्त्री के पास यानी यहाँ पे खाली स्थान प्रकार की बुद्धि है, किस प्रकार की, अंतः व्यक्ति दिक् स्थान। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अंतः व्यक्ति और यहाँ पे दिक् स्थान। यानी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि है और वह मूर्तिकार के पास दिक् स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो किस प्रकार का, अंतः व्यक्ति और दिक् स्थान। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। और अंतः व्यक्ति ये क्या है, अंतः जब भी लगा रहे हैं ना आप लोगों को क्वेश्चन में तो ये पॉजिटिव टेक वर्ड होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह भी आप लोग जो पता कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में कौन सा विफलता, देख सकते हैं विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। विफलता के लिए पूछा गया है। तो देखिए मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त का ध्यान भटका रहे थे। तो मेरे दोस्त से क्या मतलब था, मैं खुद में फेल हुआ, तो खुद के बारे में चर्चा करना चाहिए। उसके बाद मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते थे। शिक्षक का क्यों चर्चा करेंगे, गलती खुद है क्योंकि परीक्षा में फेल मैं हुआ हूँ तो मेरी गलती है। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे 3 नंबर का देखिए कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। देखिए फेल मैं हुआ हूँ तो गलती मेरा ही होगा, तो मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, यही राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिए कि शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे कोई जो है परीक्षा के साथ नहीं मिले, तो ये नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि परीक्षा में मैं फेल हुआ तो गलती मेरी ही है, इसलिए मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर के स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ये ऑप्शन के अनुसार आप लोग को बताना है। ऑप्शन 1 में देखिए कि कक्षा के शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। और ऑप्शन 2 देखिए वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। इससे हमको वाक्य से संज्ञा और क्रिया है या नहीं है, उसमें क्या संबंध है, ये तुलना हमको नहीं करना है। उसके बाद क्रिया की परिभाषा क्यों, परिभाषा बताएंगे तो बच्चा में समझ कैसे होगा, सिर्फ परिभाषा बताने से काम नहीं चलेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन आप लोग को गलत है। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे पहचान सकते हैं, ये भी आप लोग को गलत है, ये भी नहीं होगा। देखिए ये भी संभावना बनते हैं 90% ये भी आप लोग को संभावना बनते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, लेकिन यहाँ पे आयोग ने जो आंसर माना है वह ऑप्शन नंबर 1 को माना है। ऑप्शन नंबर 1 को आयोग ने आंसर माना है और ये भी यहाँ पे सही बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तर्क और कारण से दिया गया है, तो पढ़िए यहाँ पे क्या कथन है। कथन 1 में देखिए कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़कों कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये है कथन। और तर्क भी पढ़ लीजिए कि तर्क में क्या बताया गया है, उसके बाद आप लोग को आंसर बताना है। देखिए बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़कियों के लिए एक उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार बदलते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देखिए अभी कथन में क्या बताया गया, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खेलने के लिए रूप में चुनती है और जबकि लड़कों कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ये तो सही है, ये बात तो सही है। और बच्चे किसी विशेष संस्कृतियों की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़कियों के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और ये उसके अनुसार व्यवहार कराते हैं। ये भी ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर एक व्याख्या करता है। देखिए दोनों का संबंध, दोनों क्वेश्चन का जो अभिकथन और कारण दिया गया है दोनों का संबंध है, इसलिए दोनों व्याख्या करता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर भी कथन से आ गया। देखिए अगला 8 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 8 का देखिए सबसे पहले कथन कि शिक्षकों, थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम, देखिए चलिए ठीक, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत
शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करते हैं, इनके लिए आवश्यक समर्थन मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ये तो जो भी कंटेंट दिया गया ये सही है। उसके बाद देखिए सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। समाज में सीखना, सही बात है, सीखेंगे तो विकास भी होगा, ये भी सही है। यानी दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, फिर आ गया वाइगोत्स्की से। तो लियो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा? देखिए ऑप्शन ए में भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास के संयुग बनाता है। ऑप्शन बी में सामाजिक कारक का भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं, ये गलत है। संज्ञानात्मक को भी करते हैं और संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास का सुगम बनाता है, ये नहीं होगा। उसके भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास का ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 9 का 1 नंबर, 9 का 1 हो जाएगा कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास का सुगम बनाता है। यानी भाषा पढ़ेंगे तो क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास भी क्या होगा? आसान हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं उतारना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो किस स्तर पे मानते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, वो आप लोग को बताना है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक, ये तो पूर्व में तो नहीं होगा क्योंकि ये 0 से शुरू होता है, और उसके उत्तर संक्रियात्मक और पूर्व पारंपरिक और पारंपरिक। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ये 4, आयोग ने इसका 4 आंसर बताया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारंपरिक स्तर पे जो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर का, फटाफट से। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि बच्चों में समस्या समाधान, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी तरीका है? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर, देखिए अवसर, उन्हें बुद्धि को मंथन करना चाहिए यानी उसे प्रेशर देना चाहिए और अनुमान लगाने के लिए अवसर देना चाहिए। ये 100% पॉजिटिव टेक वर्ड है, यही राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं कि हतोत्साहित यहाँ पे नहीं होगा। और कठिन समस्याओं से बचना जो है, ये इसमें बचने का कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। उन्हें समस्या तैयार उपलब्ध कराना होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। यही यहाँ पे बेहतर ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 12 नंबर का कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देती है? ये आप लोग को बताना है। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, उत्पाद के रूप में क्यों? अगर अधिगम को उत्पाद के रूप में ही देखेंगे तो ये काम नहीं चल सकता है। बच्चों के अधिगम पर शिक्षक का नियंत्रण कोई ज़रूरत नहीं है। सीखने में पुनर्बलन तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद चौथा क्या है कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, हाँ यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तर्क और कथन से बहुत सारा क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी संलग्नता हो। सक्रिय, चलिए ये 100% सही है। उसके बाद क्या है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते, ये भी सही है। और दोनों देखिए एक दूसरे से संपर्क वाक है, इसलिए क्या होगा? राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? देखिए अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में क्या है? गैर प्रासंगिकीकरण और संगठन और वर्गीकरण और वैचारिकता, ये तीनों नहीं होगा और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गति कौशल का आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा है? एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। स्थूल यहाँ पे सूक्ष्म नहीं पूछा गया, स्थूल पूछा गया। उसके बाद बुनाई या तैरना या एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा तैयार करके काटना। तो ये आप लोग बहुत ही आसानी से इसका आंसर जानते होंगे कि तैरना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, भौतिक बुद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करता है। तो ये डायरेक्ट देखिए NCERT का लाइन ही उठा करके डाल दिया, सेम टू सेम।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा शीर्षगामी अवरोही और समीपस्थ आंतरिक में बाहरी। ये एनसीईआरटी का लाइन उठा करके यहाँ पे डाल दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश डैश और सोच डैश डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश डैश और सोच डैश डैश है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर क्या होगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या स्थिर है और सोच क्या कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, और जबकि मध्य बाल्यावस्था में बुद्धि क्या है धीमी है और सोच क्या है तार्किक है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है। चलिए ये भी देखिए एनसीईआरटी का ही लाइन उठा करके दिया है, देख सकते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में एक डैश डैश है जो कि किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए में है पारगमन, और ऑप्शन बी में है कि कारण परिणाम का विश्लेषण, सी में है केंद्रीयन, और डी में क्या है विकेंद्रीयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखिए केंद्रीयन देख सकते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रीयन है। ये भी एनसीईआरटी का ही लाइन है, ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए फास्ट में देख लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 का देखिए अधिगम से क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। यानी अधिगम में यानी लर्निंग में जो आकलन शिक्षक करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने करना, कोई तय पैमाने करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी एक विद्यार्थी को पहचान हम नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, ग्रेड कभी भी नहीं देना चाहिए। उसके बाद देखिए ऑप्शन यही 4 जो आप लोग को बच जाता है, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ देख सकते हैं कि विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग और अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, सुधार के लिए किया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, किस आयु में बच्चे शब्दों को खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। देखिए इसका राइट आंसर जो है मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर 3 वर्ष होना चाहिए, लेकिन आयोग ने जो इसका राइट आंसर माना है वो 7 वर्ष माना है। 7 वर्ष में देख सकते हैं कि शब्द को खेल में शामिल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को 7 ही मानना है, क्योंकि आयोग के द्वारा जो आंसर है वो आप लोग को सही मानना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का। क्वेश्चन है कि केरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। क्या आलोचना की है, तो ये ऑप्शन के अनुसार ही आप लोग को पता चलेगा कि केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए या सामाजिक संज्ञानात्मक, देखिए कोहलबर्ग है यहाँ पे, कोहलबर्ग तो सामाजिक सिद्धांत का चर्चा ही नहीं करते हैं, और नारीवादी दृष्टिकोण से और आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने ये भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए 2 ऑप्शन है कि केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, कोई से एक सी पद्धति, किसी एक पद्धति पे अगर कोई बात अपना लेंगे तो बच्चे को सही तरीका से नहीं समझा सकते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन आप लोग को कट जाएगा। राइट आंसर ये क्या होगा, नारीवादी दृष्टिकोण से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कि शैशव अवस्था में समाजीकरण डैश डैश की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण डैश डैश की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या होगा इसका राइट आंसर, 22 का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि शैशवावस्था में समाजीकरण, शैशवावस्था देखिए शैशवावस्था क्या है, ये प्रारंभिक अवस्था है, तो क्या होगा यहाँ पे प्राथमिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण क्या होगा, ये माध्यमिक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है 23 नंबर का। देख सकते हैं कि डिस्ग्राफिया इसी से पता चलता है, डिस्ग्राफिया ग्राफ, तो ग्राफ यानी किस कॉपी का उपयोग करते हैं, तो ग्राफ पेपर, उस पर क्या करते हैं, लिखती है, तो लिखने और पढ़ने से संबंधित विकार होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना में है, 23 का है ना,
हाँ 23 का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं लिखने का और पढ़ने का, देख सकते हैं 4 में है। एक तंत्रिकीय विकार है, इसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई का ये एक विकार है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। जब भी डिस्ग्राफिया रहे तो ग्राफ समझना, और ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ से क्या करते हैं हम अक्षर को लिखते हैं, अक्षर को लिखते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 24 नंबर का कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र करते हैं, पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में विसर्जन, 2 में है विभेदित निर्देशन और संवर्धन और त्वरण, तो क्या होगा राइट आंसर त्वरण, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद चलिए 25 नंबर का, निम्नलिखित में कौन स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है, ये बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, संवाद कौशल को उच्च स्तर, ऑप्शन 2 में है कि कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, और ऑप्शन 3 में है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, और 4 में क्या है, बार बार दोहरा और आवर्ती व्यवहार। देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा 25 का, कि निम्नलिखित में कौन स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है, तो बार बार दोहरा और आवर्ती। अगर बार बार दोहराएंगे किसी एक ही चीज़ को तो विद्यार्थी को क्या होगा, अधिक समझ में आएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 26 नंबर का, तो 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं के दिशाओं में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि, क्या चाहिए ये आप लोग को बताना है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करे, क्या ये चाहिए कि पाठ चर्चा में अनुकूलन करे, चलिए ये चाहिए। उसके बाद है विविध दृष्टिकोण को शामिल करे, सही बात है कि वहाँ पे अलग अलग दृष्टिकोण को उसको शामिल करना चाहिए, और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करे, स्वयं का जांच करना चाहिए कि हमें कितना आता है या नहीं आता, ये भी सही है। उसके बाद है विविधता को एक बाधा कभी नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, कि विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता क्या है, विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता क्या है, देख सकते हैं कि उसको महत्व देना चाहिए, सही बात है, और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, यही आप लोग का राइट आंसर होगा, क्योंकि उपेक्षा नहीं करना चाहिए, नहीं होगा। और यहाँ से देख सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में बाधा भी नहीं होगा, और शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान उसे ध्यान रखना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सिर्फ अधिगम के दौरान ही ध्यान रखेंगे तो बाकी टाइम में वह नहीं पढ़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बेहतर ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कथन से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आप लोग को अधिकतर ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों को अवगत कराना चाहिए, सही बात है, अलग अलग दृष्टिकोण आप लोग को पहले भी बताई है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तब वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। देखिए अलग अलग वातावरण से अगर वह सीखेगा तो बहुत ज़्यादा सीख सकता है, ये भी इसका राइट आंसर होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है, और ए आर सही की व्याख्या करते हैं। साथियों एक बात आप लोग को बता दूँ, अगर इस तरह का तर्क और कथन से क्वेश्चन रहे, अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना आप लोग 3 नंबर का, ये ऑप्शन का चांस जो है 90% रहता है कि यही ऑप्शन आप लोग को सही होने का संभावना रहता है। 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन 90%, क्योंकि आज भी आप लोग को 3 क्वेश्चन तर्क और कथन से बताए हैं, जिनमें से तीनों का क्वेश्चन का आंसर जो है हमेशा इसी तरह का आया है जो 3 नंबर में दिया गया, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर समझ में न आए तो इस क्वेश्चन को यानी इस तरह का आंसर को आप लोग टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, कि निम्नलिखित में अधिगम को प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन ए में है कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, और तथ्यों को रटेंगे नहीं, यंत्रवत याद करके याद भी नहीं करेंगे, और उसके बाद क्या है 4 नंबर है कि समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। इससे पहले आप लोग को बता दो कि प्लीज़ भाई थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारा मेहनत करने के बाद हम वीडियो बनाते हैं। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तर्क संगत से अनुभव जन की ओर बढ़ती है या सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, और अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त होगा, ये ऑप्शन गलत है। और जटिल से सरल नहीं, पहले उसको सरल चीज़ देना चाहिए उसके बाद जटिल देना चाहिए, ये भी कट गया। लेकिन ये आप लोग जाने पहचाने जो वाक्य यहाँ पे लग रहा होगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब सबसे पहले जो उसको समझ में आता है वो उसको समझाना चाहिए, उसके बाद जो नहीं समझ में आता है उसकी ओर धीरे धीरे उसको ले जाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का है। तो साथियों अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का आ गया, इसमें भी 30 क्वेश्चन होगा। तो अगले वीडियो में सबसे पहले आप लोग को ईवीएस में भी 30 क्वेश्चन आता है, इस 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। उसके बाद आप लोग को जितना भी है ना सभी का आप लोग को सोल्यूशन करवाने वाले क्वेश्चन बैंक का, और साथ ही थियरी भी करवाएंगे। जब तक आप लोग को नोटिफिकेशन आता है तब तक आप लोग को हम PYQ ही आप लोग को कराने वाले हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और प्यारा सा एक कमेंट भी आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।